अब हम दीर्घकालीन लागत वक्र के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि या अल्पकालीन लागत वक्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन लागत वक्र, तो दीर्घकालीन लागत वक्रों में सभी लागतें आ जाती हैं, चाहे वो स्थिर लागतें हों चाहे वो परिवर्तनशील लागतें हों। सभी लागतें, सभी पैमाने परिवर्तनीय होते हैं, इसलिए दीर्घकालीन लागतों में सभी लागतें आ जाती हैं। अब दीर्घकाल में औसत लागत, औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बटे क्यू। क्यू यानी क्वांटिटी, उत्पादन की मात्रा। कुल लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग दे देते हैं तो ये औसत लागत ज्ञात हो जाती है। इसे लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कहा जाता है, यानी लॉन्ग रन मतलब दीर्घकालीन औसत लागत बराबर टोटल कास्ट। इसे भी आप LTC कह सकते हैं, लॉन्ग रन टोटल कास्ट बटे क्वांटिटी। औसत लागत वक्रों का आकार वही होता है जो अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का आकार होता है, यानी कि U आकार का। क्या आप कह सकते हैं लॉन्ग रन एवरेज कास्ट। और क्रमशः उत्पादन बढ़ने पर जो अतिरिक्त इकाइयों को उत्पादित करने के लिए अतिरिक्त लागत लगती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। उसका भी आकार वही होता है जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का होता है, तो इसे लॉन्ग टर्म मार्जिनल कास्ट कह सकते हैं। इस पर उत्पादन मात्रा x पर और y अक्ष पर लागतें, जिसमें कुल लागतें, औसत लागतें, सीमांत लागतें आ जाती हैं, और यह भी इसे न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो इस तरह से दीर्घकाल में हम देखते हैं कि वही आकार होता है U आकार का। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सीमांत उत्पादन वक्र किस आकार का होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों में आ सकता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। सीमांत उत्पादन वक्र, तो जब आप उत्पादन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ रहे थे तो सीमांत उत्पादन वक्र का आकार आपको बताया गया था कि वो पहले बढ़ता है फिर घटता है, और जहाँ कुल अधिकतम होता है वहाँ ये शून्य होता है और फिर औसत होता है। तो इसमें जो ये सब उल्टे U आकार का होता है। इतना ध्यान रखें कि उत्पादन वक्र उल्टे U आकार का होता है और लागत वक्र U आकार, सीधा U आकार का होता है। ठीक, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये टोटल प्रोडक्टिविटी है। यहाँ आपको तुलना कर लेना जरूरी था ताकि आपको याद रहे। ये प्रोडक्शन वक्र है, सीमांत और एवरेज प्रोडक्शन वक्र है, और ये सीमांत उत्पादन वक्र है। ये उल्टे U आकार का होता है, और यहाँ भी सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को ऊपर से उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है। जैसे यह इसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है वैसे ही यह इसके उच्चतम बिंदु पर काटता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम ये पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि हम आपको पूर्ति वक्र के बारे में उचित तरीके से बता सकें। इसका लॉन्ग टर्म का सैद्धांतिक विश्लेषण में विशेष उपयोग नहीं है यहाँ इंटर स्तर पर, आगे इसका उपयोग है नीति विषयक चीज़ें पढ़ाने और पढ़ने में। हम आपको अब बताते हैं पूर्ति वक्र। तो आप फिर अल्पकालीन लागत वक्रों को याद कीजिए और हम वहाँ से बताएंगे कि पूर्ति वक्र ऐसा क्यों होता है। आप कल्पना कीजिए कोई उद्यमी पूर्ति क्यों करता है। पूर्ति उद्यमी करेगा या विक्रेता करेगा, वह वस्तुएं क्यों बनाएगा, वह उसकी पूर्ति क्यों करेगा, इसके बारे में आपको विचार करना है। तो आपने ये देखा था कि जो औसत वेरिएबल कास्ट है वो पहले नीचे होती है, ये मार्जिनल कास्ट है, एवरेज टोटल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, उत्पादन मात्रा, लागतें। लागतें इसलिए बहुवचन में कही जा रही कि इस पर औसत, कुल,
और सीमांत लागतें आती हैं। फिर वही सवाल, उद्यमी उत्पादन क्यों करेगा? क्योंकि उसे लाभ कमाना है। कल्पना कीजिए कि औसत कुल लागतों में उसकी न्यूनतम लाभ भी समाहित होता है, और चूँकि स्थिर लागतें जो लग चुकी हैं वो अब नहीं लगती हैं, वो नहीं बढ़नी हैं, और ये स्थिर लागतों का ही गैप है, यह स्थिर लागतों का ही, औसत स्थिर लागतों का ही गैप है। वो हमेशा नहीं लगती हैं, लेकिन उसे मिलती हमेशा हैं। तो इसलिए इसमें उसको लाभ होता है। लेकिन मान लीजिए उसे घाटा हो रहा हो, तब उत्पादन कब तक करेगा? तो तब तक वो उत्पादन करेगा जब तक उसे वेरिएबल कास्ट यानी परिवर्तनशील लागतें प्राप्त होती रहें, यानी जो श्रम को दे रहा है वो मिलती रहें, फर्म को चलाने में जो लागतें लग रही हैं वो मिलती रहें, और कच्चा माल खरीदने में जो लागतें मिल रही हैं वो लग रही हैं वो मिलती रहें, तब तक वो उत्पादन करेगा। यानी जो वेरिएबल कास्ट है वो उसे मिलना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो ये उत्पादन बंद हो जाएगा। इसलिए जो उसका पूर्ति वक्र शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि इसके नीचे उसका पूर्ति वक्र नहीं हो सकता, इसके नीचे उसका पूर्ति वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूर्ति ही नहीं करेगा। तो इस तरह से वेरिएबल औसत परिवर्तनशील लागत को काटने से ऊपर का सीमांत लागत वक्र ही किसी उत्पादक का पूर्ति वक्र होता है। ये भाग यानी यहाँ से ऊपर का और सीमांत लागत वक्र इसका पूर्ति वक्र होता है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और हम पूर्ति वक्र रखते हैं। तो इस तरह से अब मान लीजिए कि यहाँ से उसका पूर्ति वक्र शुरू हो गया, क्योंकि ये उसकी सीमांत लागत वक्र है जो औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर का हिस्सा है। अब यहाँ ये उत्पादन मात्रा, या इसे अब बाजार में पहुँच गया तो इसे पूर्ति मात्रा आप कह देंगे हम। इसे पूर्ति मात्रा कहेंगे। और चूंकि जो लागत है बाजार में वही कीमत के रूप में परिभाषित हो जाती है कि जो लागत लगा रहा है उसे कीमत के रूप में मिलना चाहिए, और दीर्घकाल में उसे वो थोड़ा लाभ भी मिलेगा, क्योंकि कोई भी उद्यमी अपना लाभ भी लागत में रख देता है, और इसलिए इसे अब हम कीमत कहेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कीमत बढ़ती जाएगी तो उद्यमी का या आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो पूर्ति वक्र है, सप्लाई वक्र है, इसकी ढाल ऊपर की तरफ होती है। तो इसको परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि अन्य बातें समान रहें तो किसी पूर्तिकर्ता को कीमतें बढ़ने के साथ साथ उसकी पूर्ति बढ़ती जाएगी। यानी कि अब इसमें लोच भी परिभाषित होगी, पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच में कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति किस तरीके से बढ़ रही है वो पूर्ति की लोच पर निर्भर करेगी। यदि थोड़ी कीमत बढ़ जाए और पूर्ति ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पूर्ति लोचदार कही जाएगी, और कीमत थोड़ा ज़्यादा बढ़े और पूर्ति बिल्कुल मामूली बढ़े तो उसे बेलोचदार पूर्ति वक्र कहा जाएगा। एक पूर्ण लोचदार पूर्ति वक्र होता है जो आपको अगले चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके का होता है, कीमत बढ़े न बढ़े पूर्ति अनंत हमेशा बनी रहती है। तो ये पूर्ति वक्रों का आकार है, और ये कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ती जाती है। पूर्ति कभी कभी कुछ कारणों से बढ़ जाती है, जिसे शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र में विवर्तन कहा जाता है। वो ऐसा तब होता है जब कई नई फर्में आ जाती हैं, कुछ मौसम बदल जाते हैं, या कुछ और कारण उत्पन्न हो जाते हैं, बाहर से आयात हो जाता है, तब पूर्ति वक्र शिफ्ट कर जाता है, यानी पूर्ति उसी कीमत पर कुछ ज़्यादा हो जाती है बाज़ार में। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगला चैप्टर है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का संतुलन। एक चीज़ छूट गया था, उसे आप लोग थोड़ा देख लें। आपको औसत स्थिर लागत वक्र का आकार नहीं बताया गया। ये लागत, उत्पादन मात्रा, आपने ये देखा था सारणी में कि वो स्थिर लागत हमेशा 20 के बराबर है। 20 में 1 का भाग देंगे 20, 2 का भाग देंगे 10, 3 का भाग देंगे 6 दशमलव कुछ, 4 का भाग देंगे तो 5, और 10 का भाग देंगे 2, और 20 का भाग देंगे तो 1। इस तरह से स्थिर लागत हमेशा घटती जाएगी। तो 20 से ये शुरू होकर निरंतर घटती जाएगी। ये
कभी भी x अक्ष को टच नहीं करेगी। भले ही इसके बिल्कुल निकट से निकटतम आ जाए, लेकिन कभी भी x अक्ष को टच नहीं करेगी और इसका लोच हमेशा 1 के बराबर बना रहेगा। यानी जो ये इसके अंदर आयत होंगे उनका जो गुणनफल होगा या क्षेत्रफल होगा वो हमेशा 20 के बराबर बना रहेगा। इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय ये आकार का होता है। औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार अतिपरवलय के आकार का होता है। इसमें हमेशा ये जो आयत बनेगा इसके बीच वो स्थिर रहेगा, उसका क्षेत्रफल स्थिर रहेगा और वो इस मामले में 20 के बराबर रहेगा। तो ये अब चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।